हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र एक दिन ही आप लोगों के है, आज ही आप लोगों के पास टाइम है और आप लोग तो फिर पेपर ही देने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैं पूरा मैराथन क्लास लेकर आ गया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो से कोई भी बच्चा पास हो सकता है, कोई भी, क्योंकि इसमें मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि उस क्वेश्चन को पढ़ के कोई भी लड़का पास हो सकता है। देखो, इस वीडियो में हम सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 का एक हमने पेपर लिया है और पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन कराऊंगा। उससे यह होगा कि हर एक क्वेश्चन के आप टाइप समझ लोगे और हर एक क्वेश्चन के आप सोल्यूशन समझ लोगे। चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे वो गद्यांश पद्यांश हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो विकल्पीय प्रश्न किस रिलेटेड से बनेंगे, ठीक है, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो उस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूं। और इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा 2022 के पेपर के। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी व्याकरण में और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ गया हूं, 40 प्रश्न बिल्कुल। ठीक है, और उसमें पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे हिंदी व्याकरण के। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होता है तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में, जो कि इस बार 6-6 नंबर के आने वाले हैं, 12 नंबर के। तो पूरे के पूरे हमने 3 पेपर लिया है और तीनों पेपर 2022 का ही पेपर है वो। और उसमें पूरे के पूरे गद्यांश का, पूरे के पूरे पद्यांश का सोल्यूशन करा दिया हूँ। इसके बाद हिंदी के भी हमने गद्यांश और पद्यांश सभी हमने इंपोर्टेंट ले लिया है और 12 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो निबंध है और 3 महत्वपूर्ण निबंध इसमें हमने बताया हूं जो कि 9 नंबर के लिए आएगा। तो समझ सकते हो कि कितना वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस इसको तैयार करके चले जाओ, एग्जाम में पूरे के पूरे अंक लेकर आओगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले इस वीडियो पे कम से कम 50,000 लाइक मुझे चाहिए। ठीक है, किसी कीमत पे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा समय लगा है इसको बनाने में, इस वीडियो को। ठीक है, ताकि कोई भी लड़का मेरे चैनल से फेल ना हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है और शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2022 के पेपर का फुल सोल्यूशन। तो गारंटी है मेरी कि बस इस सोल्यूशन से आप 95% मार्क्स ला सकते हो हिंदी में, क्योंकि इससे बार आता ही नहीं है ना, बस रिपीटेशन होता है प्रश्न। 7 कोड का बताऊं, समझ रहे हैं, पूरी की पूरी संपूर्ण हिंदी आपको ज्ञान हो जाएगी और इसके बाद इससे बाहर प्रश्न बनेगा नहीं। इसलिए मैं आज से स्टार्ट कर दूं हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। फिलहाल आज वीडियो में हिंदी की बात करूंगा और कोड है 801 AB और 2022 का पेपर है, पूरा सोल्यूशन इसका देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बस मात्र इस वीडियो से जाओगे तो पास हो जाओगे और जब 7 वीडियो देख लोगे तो उसका बात ही अलग है भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये मैं जो सोचा हूँ आपको लिए 7-7 पेपर सबका करा दूंगा, 7 विज्ञान का, 7 हिंदी का, 7 समाज विज्ञान का सोल्यूशन। तो कैसा होगा, कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा। आप लोग इस बार टॉपर जरूर बनाना है आप लोगों को। तो देखिए 801 के भी कैसे इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले पूर्णांक 70 नंबर का। देखिए बस पेपर पैटर्न चेंज किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। बस अंतर यह है कि बस 20 ऑब्जेक्टिव देने वाला है, 20 ऑब्जेक्टिव, बाकी सेम पेपर वैसे ही रहेगा। 20 ऑब्जेक्टिव बस देगा और वो भी ऑब्जेक्टिव कौन सा देगा, जो ग्रामर वाला पोर्शन था उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो आगे के प्रश्न आते थे 10 नंबर के, उसको भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी प्रश्न तो वही रहेंगे, बस ऑब्जेक्टिव बना दिया है। बाकी सब प्रश्न ऐसे ही। जैसे पहला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, मैं बड़ा करता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब पूरा पूरा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। करा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा कथन सही है कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा कि ऑप्शन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। कैसे लिखना एग्जाम में वो देखिए, मैं छोटा करना पड़ेगा मुझे थोड़ा, तब दिखेगा आप लोगों को। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, प्रश्न उत्तर पहला का क। देखिए प्रश्न उत्तर पहला का का वो भी दूसरा पोर्शन सही है उसका, तो इस तरह दूसरा डालना है। फिर लिखना है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती है। हालांकि आपको ये लिखने वाला अब नहीं आएगा, अब तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ और यही ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न था पहला, तो ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न है ना। ठीक है, तो ऐसे ही, लेकिन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें आप लोगों को रंगना पड़ेगा, बस अंतर ही है, बाकी सबसे पूरा क्वेश्चन वही रहेगा। देखो दूसरा प्रश्न, अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो दूसरा प्रश्न, पूरा सोल्यूशन आराम से देखिएगा, पूरा एक पॉइंट नहीं बचेगा। दूसरा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेवा सदन, चंद्रगुप्त, वर्ग की गुड़िया, अतीत के चलचित्र, यहाँ पे इतने हमें कृतियां दिया हुआ है, 4 कृति। अब चारों कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ मैं वर्ग की गुड़िया का लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ इस तरह उत्तर लिखेंगे, छोटा कर देता हूँ। प्रश्न उत्तर पहला का ख का तीसरा कृति
बर्फ की गुड़िया है और इसके लेखक पूछा तो लेखक लिखेंगे जो है प्रकाश भारती जी। ऐसे लिखा जाता है, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलो देखो तीसरा प्रश्न क्या है, मतलब पहले का ग, कि कलम का सिपाही में किस साहित्यकार की जीवनी है। जो कलम का सिपाही है उसमें किस साहित्यकार की जीवनी है। तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर पहले का ग, प्रश्न उत्तर पहले का ग, कलम के सिपाही में अमृत राय की जीवनी है। किनकी जीवनी है, तो अमृत राय की जीवनी है। इसके बाद देखो ये भी हो गया ना। अब घ वाला देखो, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। मतलब बहुत सारे एकांकी लेखक हैं, तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए हमने कैसे लिखा है कि प्रश्न उत्तर पहला का घ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ये एकांकी कार्य हैं, ठीक है। और इन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम है दीपदान, ठीक है। तो ये भी आप कोष्टक में चाहोगे तो लिख सकते हो। फिर देखो ड़, पहले का ड़, आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है। तो देखिए आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है, मेरे प्यारे विद्यार्थी विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर पहला का ड़, विष्णु प्रभाकर जी, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। 5 नंबर का था, 5 नंबर क्लियर करा दिया। यही सब ना जो ये सब है ये सब कन्वर्ट हो गया बहुविकल्पीय में, बस और कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा क, दूसरा क है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे, 2 नंबर के लिए आएगा। बस अब बहुविकल्पी में क्या होगा कि विशेषताएं दे देगा आपकी, ठीक है। और पूछेगा यहाँ पे कि ये किन की विशेषताएं है, ऑप्शन बना देगा, ठीक है। बस ये अंतर है। नहीं तो पूछेगा कि छायावाद की विशेषता कौन है और ऑप्शन बना देगा, बस अंतर है ये, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर दूसरा का क, छायावाद की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं, कौन कौन सी। देखिए पहला है श्रृंगार और प्रेम वेदना, ठीक है। और दूसरा है कि प्रकृति का मानवीकरण। तो यही 2 विशेषता पूछा था, दोनों विशेषताओं ने बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा का क है ना, अब दूसरा का हम लोग ख देखेंगे। और दूसरा का ख में प्रश्न हमसे पूछा है कि रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रवृत्तियां हो या विशेषता दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो प्रवृत्तियां पूछा है रीति काल की, ये सारे बहुविकल्पीय बनते हैं, ठीक है। आप बताया भी हूँ, आप लोग जानते होंगे अगर रेगुलर पढ़ते होंगे तो, ठीक है। ये बहुविकल्पीय बन जाएगा। तो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां पूछा है ना, तो हम लोग लिखेंगे देखो दूसरे का ख, कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है, कौन कौन। पहला तो श्रृंगार रस की प्रधानता, और दूसरा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ये ऑप्शन बनता है बहुविकल्पीय में, ठीक है। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ठीक। अब दूसरा का ग देखने वाले हैं। देखो प्रश्न पहले देखो, दूसरा का ग ये है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखें। कोई भी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है। तो मैंने प्रश्न उत्तर दूसरा का ग लिख दिया, रामविलास शर्मा, ठीक है। ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 गद्यांश दिया है, एक क वाला और एक यहाँ पे ख दिया है। अब आपका मन क कीजिए या आपका मन ख कीजिए। तो देखिए ईमानदारी से बताइएगा, जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ कि नहीं, क्वेश्चन का जोर सबसे भयानक होता है। 2-3 बार करा चुका हूँ और देखो आया भी है। तो इसलिए मैं इसको सोल्यूशन नहीं कराता हूँ, इसको सोल्यूशन करा देता हूँ क्योंकि ये अच्छा है। क्योंकि इसको मैं करा चुका हूँ तो फिर कराने का क्या फायदा, इससे बढ़िया ये करा दिया जाए। क्या है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर हमारी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले फलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमस उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे, ठीक है। अब इसके नीचे प्रश्न यही 3 दिया है। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया गद्यांशों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, बस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। पहले ये जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है उसका हम लोग लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। तो चलिए संदर्भ में क्या होता है कि भैया कौन से लेखक लिखे हैं और किस चैप्टर से लिया गया है, बस यही संदर्भ में होता है। तो देखिए संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये प्रश्न उत्तर तीसरा का ख है, ठीक है। तो देखो हेडिंग डालोगे पहले प्रश्न उत्तर तीसरा का ख, ठीक है। तब जाके पहला लिखोगे संदर्भ, क्योंकि पहला पाठ हम लोग कर रहे हैं संदर्भ, ठीक है। लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है।
मतलब अजंता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगर नीचे में देखूं दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब इसका हमें रेखांकित अंश से उसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालेंगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। मतलब कि कह रहे हैं इसमें लेखक कि जो गुफा की भीतरी दीवार है उसको रगड़ रगड़ कर मतलब चिकना बना दिया गया। ठीक है, और तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ कि उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है, ये इसका व्याख्या होगा। पहले क्या हुआ कि दीवारों को पहले रगड़ रगड़ के चिकना बना दिया गया, फिर चित्रकारों के द्वारा बनाकर उस पृष्ठभूमि पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना दिए गए, बहुत सारे चित्र, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई है चित्रों की। ठीक है, तो यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर हो गया। अब देखो इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा है, लास्ट है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो लिखेंगे कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। तो जीवंत कैसे बनाया गया। ठीक है, तो पहले तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दे दिया गया, दीवारें थे और जो छतें थे और खंभे थे उनको चिकना कर मतलब सजीव चित्र निर्मित उस पर कर दिए गए, और चित्रों में क्या किया गया, रंग भरा गया, और इस प्रकार हम पहाड़ों को क्या बना दिया गया, जीवंत बना दिया गया। अभी आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए, और 6 नंबर भी इस बार भी आने वाला है, 6 नंबर का ही आने वाला है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो तीसरा प्रश्न, और ये तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा दिया हूँ, देख लेना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो मैं करा दिया हूँ, 2-3 बार करा दिया हूँ भाई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अब पद्यांश आ गया। बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुनी सुंदर बहन सुधारत साने सयानी है जानकी भली। देखो यह वाला और सच्चा प्रेम वही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ कि नहीं, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि दोनों में करा चुका हूँ कि नहीं। ठीक है, हालांकि मैं पहला करा देता हूँ इसमें और दोनों ही करा दिया। ठीक है, सुनी सुंदर बहन सुधारत सानी। तो देखिए कैसे होगा, तो वो था चौथा का क। देखो प्रश्न उत्तर चौथा का क। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब कि वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है यह। ठीक है, चलिए अब देखें प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है पद्यांश में जो होता है ना ससंदर्भ होता है, मतलब संदर्भ के साथ प्रसंग भी लिखना पड़ता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि जो आपका पद्यांश है पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों पे बात किया गया है वह बस होता है। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधु तो गांव की लड़कियों के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। मतलब गांव की लड़कियां राम के विषय में पूछती हैं कि ये कौन है, तो वो अपने हाव भाव से ही सीता जी उनके बारे में बता देती हैं। पूरे के पूरे पद्यांश में इन्हीं बातों पर जिक्र किया गया है, उसी को बोलते हैं प्रसंग। ठीक है, अब हम देखेंगे व्याख्या। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या देखेंगे, और व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि ग्राम वधु मतलब गांव की लड़कियों ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मनोभाव का मतलब कि वो समझ गई कि ये लोग पूछना क्या चाह रही हैं लोग। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, और उसी में लिखेंगे आगे, उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, मतलब संकेत से ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर
सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाएक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे ही सीता जी की बातों को समझ गई कि भाई ये इनके पति हैं, तो एक बार वो सारी सखियां उनके मतलब राम जी को एकाएक देखती हुई मतलब देखने लगी सभी लोग, और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है। इसके बाद उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया, मतलब कि सूर्य के रूप में राम का ही उदय हो गया हो, ऐसा लग रहा था उस समय। और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ठीक है। तो यह था इसकी रेखांकित अंश की और रेखांश सॉरी इसका व्याख्या पूरे के पूरे पद्यांश का। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 भी क्लियर हो गया, और यह प्रश्न अपने घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही करना था, तो एक तो करा दिया, एक कर लीजिएगा। करना क्या है, जो हमारे चैनल पे होगा तो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। अभी हाल ही में वीडियो मैंने डाली थी या दोनों को बताया था, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर होने पर, ये बता चुका हूँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिए प्रश्न नंबर 5वां का यह है आपका कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है। तो चलिए देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। जीवन परिचय तो ऑलरेडी आएगा, बस अंतर यह है कि उस बार 3 नंबर का देता था और इस बार 5 नंबर का आएगा। इस बार जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए जीवन परिचय लिखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न उत्तर 5वां का मैं तीसरा वाला आप लोगों को जीवन परिचय बता रहा हूँ जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर यहाँ डालेंगे जीवन परिचय। इससे ऐसे ही कॉपी आप एग्जाम में लिखना। ठीक है। और जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको हाईलाइटेड करने चलता है, जैसे मैं किया हूँ उसी तरह करते चलिएगा आप लोग। जैसे लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगनु मतलब सुगनी साहू परिवार में हुआ था, और इनके पिता का जो नाम था वो बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, तथा स्वास्थ्य से ही अरे स्वास्थ्य बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्वाध्याय से ही, सॉरी, स्वाध्याय से, स्वाध्याय मतलब कि स्वयं से ही। ठीक है। स्वयं से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, मतलब घर पे ही उन्होंने बैठकर और अपने से ही अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद का भी, पुराण का भी और इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन उन्होंने किया। देखिए माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार को उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी कहाँ गया पूर्व ही भाभी एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है। फलतः उसके बाद क्या हुआ कि वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया, और इन्होंने विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया, और अंततः यह क्षय रोग से ग्रसित हो गए, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए रचनाएं पे नंबर मिलेगा 2 नंबर, रचना लिखेंगे तो 2 नंबर कट जाएगा आपका। तो रचनाएं उनकी कंकाल हुई, तितली हुई, इरावती, महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5वां भी प्रश्न कर लिया। तो 5वां का हमने क किया है, 2 दिया है, 5वां का क कर दिया, अब 5वां का ख करूंगा। 5वां ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखे। ठीक है। किसी एक ही रचना का नाम लिखना था, हमने 3 लिख दिया है ताकि आप लोग याद कर लो, और ये भी आप लोगों के एग्जाम में इस बार 5 नंबर का आएगा। ठीक है। तो चलिए हम पहला सूरदास जी का जीवन परिचय लिख के आपको दिखा देते हैं। देखिए हेडिंग आपको ऐसे डालना है, प्रश्न उत्तर 5वां का ख, और उसमें आप भी पहला कर रहे हो सूरदास, और फिर यहाँ हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, तब लिखना प्रारंभ करोगे कि सूरदास जी का जन्म जो हुआ था सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सिही ग्राम नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और कुछ लोग जो बताते हैं कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था, कब, 1478 में। फिर कह रहा है कि इनका जो जन्म स्थान मानते हैं। फिर सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का एक मानव स्वभाव का, एक प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है, मतलब कि उन्होंने एक ऐसा
उन्होंने कृति मतलब प्रकृति ऐसा प्रकट किया, ठीक है, कि मतलब कि कोई अंधा व्यक्ति उसका वर्णन कर ही नहीं सकता है, ठीक है, उसको अपने आंखों से देखोगे तभी वर्णन कर सकते हो। इसीलिए वो मतभेद है कि वो भैया जन्म से अंधे नहीं होंगे, अगर जन्म से अंधे होंगे तो इतना बढ़िया कैसे लिख दिए हो वो, ठीक है। इसीलिए इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा, मतलब स्वयं ही उन्होंने अपने कहा था कि मैं अंधा हूँ। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है, ठीक है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी और इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन, देखिए कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र वो थे विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे और वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करते थे। और सूरदास जी का जो गोलोकवास मतलब होता है मृत्यु कब हुआ था, सन 1583 में हुआ था। और इनकी रचना की अगर हम बात कर लें तो एक ही रचना पूछा, लेकिन मैं 3 रचना बता देता हूँ, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहर, ये तीनों इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तो देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों का हो गया, ठीक है, 5वां का क और ख दोनों। अब प्रश्न नंबर 6 आता है। देखो प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये भी इस बार आप लोगों का 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है, पहले 4 नंबर का आता था लेकिन 5 नंबर का आने वाला है। तो देखिए इसमें भी अथवा दिया, 2 दिया है, एक तो आपका ये दिया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और अथवा करके एक और दिया है, ये आपका श्लोक दिया है कि बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजया। अब दोनों में से आप कमन जो भी कर लो, वो कर लो चाहे ये कर लो, तो मैं आप लोगों को यह करके दिखा देता हूँ। पहला वाला ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, और उसको आप लोग कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा भी दिया हूँ उसको, ठीक है। देखिए तो 6वां का हम लोग करने वाले हैं, 5 नंबर के लिए प्रश्न इस बार आएगा। तो देखो प्रश्न उत्तर 6, ठीक है, उसका हम संदर्भ लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। ये जो आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार तो यही आता है, मैं हमेशा से देखता हूँ। फिर देखो संदर्भ हो गया प्रसंग, देखो प्रसंग में इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब जाके अनुवाद लिखेंगे, देखो कितना छोटा है और 5 नंबर मिल जाएगा। अनुवाद लिखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र बस्ती है, ठीक है, और यहीं से जो संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज जो थे दारा शिकोह यहाँ ने आकर मतलब यहाँ पे आकर और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से मतलब इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद कराया वो फारसी भाषा में करा दिया, ठीक है, यह इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो प्रश्न नंबर 6 भी क्लियर हो गया, समझिए इतना लिखेंगे ना 5 नंबर आप लोगों का फिक्स इस बार, ठीक है। तो बस बहुत आसान है नंबर उठाना, बस आप लोगों को अच्छे से इन चीजों को ज्ञान होना चाहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद देखो प्रश्न 6 हो गया ना, प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7 देखो क्या है, प्रश्न 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में न आया हो मतलब ये वाला देखो, बंदम वर्णम वापी जयो वापी पराजय, श्लोक ही तो है, तो ये नहीं कि यही लिख दूं, नहीं, ये लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कोई दूसरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए कोई दूसरा लिख के दिखा देता हूँ। 7वां का क, देखिए 7वां का क श्लोक लिखना था ना, देखो हमने ये श्लोक लिख दिया है, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया था, ठीक है। तो 7वां का क देखिए हमने कर लिया। 7वां के क की बात अगर हम बात करें तो 7वां का ख, देखो 7वां का ख यहाँ पे यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये तो आने ही वाला है भाई, 2 नंबर के लिए इस बार भी आएगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन 4 दिया है, 4 में से किसी 2 का ही मात्र आप लोगों को संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे पहला है वाराणसी कस्याम भाष्याम केंद्रम अस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका देखिए संस्कृत में उत्तर कैसे देंगे, तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर 7वां का ख और पहला का उत्तर है कि वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति, ठीक है, बस इसका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे कि चंद्रशेखर क आसित, 2 ही लिखना है, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का चंद्रशेखर क आसित, तो देखो इसका लिखेंगे, इसका उत्तर होगा कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित, ठीक है। तो ये 2 हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब देखो प्रश्न नंबर 8वां। अब प्रश्न नंबर 8वां में देखिए एक बात बताता हूँ। जैसे बोला है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए उदाहरण सहित। तो देखो परिभाषा इस बार नहीं आने वाला है, इसको बहुविकल्पीय में कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुविकल्पीय में उदाहरण देता है, उदाहरण दे देगा, पूछेगा किस रस का यह उदाहरण है। ठीक है, तो मेरे प्यारों उदाहरण में बता देता हूँ क्योंकि उदाहरण आने वाला है और परिभाषा नहीं पूछेगा इस बार। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर 8वां का प्रश्न उत्तर का 8वां करुण रस, और उसका उदाहरण एक जो इंपोर्टेंट हमें एग्जाम में देगा इस बार, बहुविकल्पीय में भी बना हुआ है कि मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण याद रखना। किसका उदाहरण है? तो करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये दिमाग में फिट कर लेना, यही वो विकल्पीय बन के आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 8वां का क हो गया, क्योंकि दोनों में से एक ही करना था, तो एक हमने कर दिया। अब 8वें का ख, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा तो आएगा नहीं, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, वो भी उपमा अलंकार का देख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर 8वां का ख, उपमा अलंकार का उदाहरण कि यही कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एक उदाहरण और लिख दिया हूं कि जो कि इंपॉर्टेंट है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ये जो दोनों उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं किनके हैं? तो उपमा अलंकार के हैं। याद रखना, बहुविकल्पीय बन के 100% आएगा। ठीक है, अब देखो 8वां का ग, 8वां का ग है कि सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो उदाहरण देखेंगे सोरठा की। ठीक है, सोरठा की रोला, रोला को देख लेते हैं। रोला हमने यहाँ पे लिखा है। प्रश्न उत्तर 8वां का ग, रोला का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए उदाहरण है रोला का। ठीक है, तो देखो 8वां प्रश्न भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 9वां प्रश्न। अब ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे इस बार। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। मतलब 3 बताना है, इसमें से 6 दिया है ना, तो 6 में 3 बताना है, एक ही शब्द बनाना है। जैसे अनु है, परी है, अभी है, अप है, सु है, अधिक, किसी का भी। तो चलिए प्रश्न उत्तर 9 का कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर 9 का हमने पहला किया है अनु का। तो देखो अनु का हो जाएगा अनुभव, अनुकूल, अनुसार। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जो आगे जुड़ के उस वर्ड को पूरा करे। जैसे अनु तो अनुभव, देखिए अनुकूल, अनुसार, सब में अनु आ रहा है ना, तो अगर उपसर्ग पूछेगा तो आगे जुड़ा होगा। इसी तरह हमने दूसरा का भी बताया, परी का, परी से क्या बनेगा? परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणाम। ठीक है, यह बहुविकल्पीय बन के आएंगे। ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर 9 का ख करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर 9 का ख है क्या? तो देखिए प्रश्न उत्तर 9 का ख है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाए। मतलब किन्हीं 2 ही करना है। प्रत्यय का मतलब होता है क्या? लास्ट में जुड़ के आए। जैसे पन है ना, तो देखिए पन का क्या हो जाएगा? बचपन, पागलपन, भोलापन। देखिए लास्ट में पन आने लगा। ठीक है, तो यही अंतर होता है। तो प्रत्यय में लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग में आगे जुड़ता है बस। देखिए वट है तो वट का क्या हो जाएगा? सजावट, लिखावट, बनावट। ठीक है, यह हो जाएगा। तो ये भी हो गया ना। अब प्रश्न उत्तर 9 का ग देखो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए यह है आप लोगों का पाप और पुण्य। समास विग्रह पाप और पुण्य होगा। देखिए पाप और पुण्य हो गया ना। ये कौन सा समास भी पूछा है ना, तो ये समास में बोल देता हूँ, नोट कर लेना। ये द्वंद्व समास है। जहां पे भी और लगा होगा, पाप और पुण्य, और जो लगा होगा समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। 2 ही समास पढ़ना है 2023 बढ़िया में, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास। तो ये द्वंद्व समास है। और ये जो नवरत्न है, नवरत्न मतलब होता है 9 रत्नों का समूह, और यह किसका उदाहरण है? द्विगु समास। जब ऐसे रत्नों का समूह वाला आएगा तो समझ लेना कि द्विगु समास है, और लग के आएगा तो समझ लेना कि द्वंद्व समास है। बस ये है ट्रिक। तो 9 का ग हो गया ना। चलो आगे देख लेते हैं 9 का घ। 9 का घ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये तद्भव दिया है, तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर 9 का घ। जैसे कपूत है, कपूत आप लोगों का तद्भव है, लेकिन तत्सम करेंगे तो कपूत का हो जाएगा कुपुत्र। ठीक है, और चौथा हमने किया है, चौथा दूध है। ठीक है, देखिए पहला और चौथा किया मैं दिखा भी देता हूँ। देखो पहला कपूत है और चौथा दूध है, तो दूध का हो जाएगा यहाँ पे तत्सम दुग्ध। ठीक है, बस 2 ही करने थे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, इतना याद रखना। प्रश्न उत्तर 9 का अड़। देखो 9 का अड़ यह है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 प्रवाची शब्द लिखिए। प्रवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
दिया हुआ है तो हमने अग्नि का लिख देता हूँ। पहला अग्नि, अग्नि का क्या होता है प्रवाची शब्द अनल पावक दहन, इसको दे देगा और ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है इस बार। दूसरा हमने आम का लिख दिया है, आम का होता है प्रवाची शब्द आम्र रसाल और साकार होता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर 10वां, तो देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। और इस बार 2023 एग्जाम में एक ही संधि है, यड़ संधि, तो नाम लिखने की जरूरत क्या है, तुरंत पकड़ लोगे कि यड़ संधि ही होगा, ठीक है। तो देखो इसका लिखेंगे प्रश्न उत्तर 10वां का क, प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक आएगा और यड़ संधि है। फिर दूसरा हमने पिताज्ञा का लिख दिया, पितृधन आज्ञा, ये भी आपका यड़ संधि है, ठीक है। तो याद रखना दोनों। तो प्रश्न उत्तर 10वां का क भी हो गया। अगर हम प्रश्न उत्तर 10वां का ख बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। पहला मधु, मतलब मधु का आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है, चाहे मधु का लिख दीजिए चाहे नदी का लिख दीजिए। दूसरा में या तो फल का लिख दीजिए या मति का। चलिए दोनों देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर 10वां का ख है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर 10वां का ये ख। तो देखो मधु, मधु का हमने मधु नाम होगा, क्या है यह, तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन मधु का मधु नाम होता है और फल का फल नाम होता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, सभी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। प्रश्न उत्तर अब हम 10वां का ग देखने वाले हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। मतलब बताना है कि कौन सा धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो मैं पहला बता देता हूँ अपठतम का। तो देखो अपठतम जो है ना, तो अपठतम में वो जो धातु है पठ धातु है। लकार की अगर हम बात करें तो लट लकार है, पुरुष का बात करें तो उत्तम पुरुष है, वचन का बात करें तो एक वचन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो प्रश्न उत्तर 10वां का था। तो देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो को वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब यह कट गया, अब इस बार नहीं आएगा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 यह है कि निम्नलिखित में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखें। और ये जो 6 नंबर का है ना, तो इस बार 9 नंबर का आने वाला है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया 9 नंबर में। तो स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, देश प्रेम और जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो देखो पहला ही इंपॉर्टेंट यह है प्रदूषण, दूसरा इंपॉर्टेंट है एक स्वच्छ भारत। 3 भी याद रहेगा ना तो कर लोगे, क्योंकि 3 में से तो एक आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो स्वच्छ भारत अभियान पे मैं आप लोगों को निबंध बता देता हूँ, जो कि 9 नंबर के लिए बहुत सिंपल लिख के लेके आया हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर 11 डालोगे, उसमें पहला डालोगे स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद तब आप हेडिंग डालोगे पहला प्रस्तावना। और प्रस्तावना में लिखोगे यह कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। बिल्कुल, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, उतनी सोचने की क्षमता भी, जो आप सोचोगे वो भी करेक्ट सही सोचोगे। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा, जो आज साकार हो रहा है। इसके बाद ये तो प्रस्तावना में डाल दोगे, फिर हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई। तो लिखोगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अभियान का शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी के जन्म दिन पे ही हुआ था, ठीक है, मतलब जन्मदिन पे ही किया गया था। फिर आगे लिखोगे कि और उसी दिन, मतलब और उसी समय इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। और स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं कि अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर का, मतलब घर को साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें। कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी, ठीक है।
तो ये हमने डिटेल में लिखा है। अब लास्ट हेडिंग और बचा है उपसंहार। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कितना सिंपल वर्ड में मैं लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। उपसंहार हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा, ठीक है। ये उपसंहार देखिए कितना सिंपल वर्ड में लिख के लेके आया हूं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए ये भी प्रश्न हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया, ठीक है। 9 नंबर के लिए आएगा। फिर अब ये आता है आप लोगों को कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने सारे हैं और यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं कितना का बताऊंगा भाई। सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आता है। जब क्वेश्चन बैंक आप खोलोगे ना, तो जैसे मुक्ति दूत देखोगे तो मुक्ति दूत जहां से स्टार्ट हुआ रहेगा ना, तो वहां पे कोष्टक बना के सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा कि ये मुक्ति दूत किन डिस्ट्रिक्टों के लिए, किन जिलों के लिए यह है। इसी तरह ज्योति जवाहर में जाओगे ना, तो वहां पे भी आप लोगों को बॉक्स बना के लिखा रहेगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के लोग लड़के ये सब ज्योति जवाहर का पढ़ेंगे। तो अपने क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम किन इन खंड काव्य में है। तो जिन खंड काव्य में आप डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलेगा वही खंड काव्य आपको याद करके जाना है, एग्जाम में वही लिखना है। ये नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत दिया है और आपने ज्योति जवाहर लिख दिया तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, बता देता हूँ, पूरा कट जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां से पेपर जाता है, तुम लोगों को मालूम होता है कि इन डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य है, इसलिए कॉपी वो लोग चेक करते हैं। तो याद रखना, ये पहले बता देता हूँ, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताया। नहीं तो बताना होगा भाई, सबका बताना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो कितना बताऊंगा। इसलिए मैं आप जिम्मेदारी आप लोगों को देता हूँ कि आप स्वयं घर पे कर लेना। तो देखो ये आप लोगों का पेपर का सोल्यूशन बीत गया कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है बताइए। हास होता है कि शोक होता है कि भय होता है कि रौद्र होता है, ठीक है। तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। तो देखिए हास्य और हास्य क्या हो जाएगा हास। इस तरह आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन ए पे दिए होंगे उनका आंसर बिल्कुल 100% क्या है, सही है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर दूसरा देख लो। और प्रश्न नंबर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यह है कि कह रहा है कि सोरठा, क्या बोला है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16, 13-13, 24-24 की 11-11, बताइए। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी, 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसमें भी जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल का 100% सही है। आगे हम बात करें और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, और तीसरा प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है कि रस के कितने अंग होते हैं, बताइए। रस के कितने अंग पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बताइए 4 होता है कि 5 होता है कि यहाँ पे 6 होता है कि आपका 7 होता है, बताइए। रस के कितने अंग होते हैं आपको बताना है। अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं टोटल। कितने, 4 होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। अब यहाँ पे उपमा आ गया। अभी तो हमने रस के कितने अंग देखे जो कि 4 था, लेकिन यहाँ पे उपमा आ गया। उपमा के कितने अंग होते हैं बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के भी 4 ही अंग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6, अरे सॉरी प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि करुण रस का अस्थाई भाव। अभी हमने हास्य रस का देखा था, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता था, लेकिन यहाँ पे करुण रस पूछ दिया। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बताइए। शोक होता है कि रति होता है कि क्रोध होता है कि आपका यहाँ पे भयानक होता है। तो देखो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना, क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। तो जितने बच्चों ने एक दिया है ऑप्शन बिल्कुल का 100% सही है, ठीक है। इसी तरह आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लेना, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, मेरा वादा 100%, ठीक है। तो प्रश्न 5वां हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों कि राम राम कही राम कहीं, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर विरह, राउ गयु सुरधाय।
कह रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। ये जो पंक्ति आप ऊपर देख रहे हैं कौन सा रस है इसमें बताना है आप लोगों को। वीर रस है कि करुण रस है कि शांत रस है कि हास्य रस है, बताइए। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक बार पंक्ति फिर आप पुनः पढ़ लीजिए और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर बी करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा रस इसमें है? करुण रस। चलिए, तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया आंसर बिल्कुल 100% उनका सही है। आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है कि उत्प्रेक्षा, कि यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है, बताइए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आप लोग का रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही 100%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां अगर मैं पूछूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, बताइए। अन की अनु की अ की आ, उपसर्ग मतलब आगे जुड़कर उस वर्ड को पूरा करता है। तो अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो अनादर है ना, तो अनादर में आगे क्या जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे अन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अन प्लस आदर। ठीक है, तो अन जो है आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल का 100% सही है। आगे अगर प्रश्न अगला पूछूं आपसे, तो प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 यह है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 16 16 कि 24 24, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे ग्रामर के क्वेश्चंस आप लोगों के 16 फरवरी को देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आप लोगों की याद होने चाहिए। ठीक है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 11 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न की राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। और इसी तरह आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। जिनको अगर मालूम नहीं है तो वो याद ही याद कर लेंगे, क्योंकि एक दो दिन का समय है आप लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद तो पेपर ही आ जाएगा। तो इसी एक दो दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 10वां है कि गिरावट शब्द में प्रत्यय है। अभी हमने उपसर्ग देखा, अब प्रत्यय आ गया। प्रत्यय लास्ट में आता है। ठीक है, तो देखो गिरावट शब्द में प्रत्यय है, बताइए। वाह होगा कि हट होगा कि वट होगा कि ता होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गिरावट शब्द में प्रत्यय होगा, तो गिरा प्लस वट। ठीक है, तो लास्ट में क्या रहा? वट आ रहा है, तो वट आप लोगों को क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग रहता है तो ये स्टार्टिंग में जुड़ता है। ठीक है, तो जितना बच्चों ने सी दिया आंसर बिल्कुल का सही है। सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। और आगे मैं अगर अगला प्रश्न पूछूंगा आप लोगों को, तो देखो ये उदाहरण पूछा है यहाँ पे कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार के उदाहरण है चरण कमल बंधु हरिराई? ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रश्न बताइए। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार की श्लेष अलंकार की यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार? बताइए। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को उदाहरण याद होना चाहिए रूपक अलंकार का, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न में अगर आपसे पूछूं, तो प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है यहाँ पे? प्रश्न नंबर 12 है कि अपार शब्द में, प्रश्न क्या है कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अब उपसर्ग पूछ गया तो उपसर्ग आगे जुड़ेगा। तो बताओ, आ होगा कि अ होगा कि अन होगा कि उप होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तो क्या होता है? अधन पार, अधन पार। तो अ जो है आप लोगों का उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे अगर प्रश्न में पूछूं, तो प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 13। और प्रश्न नंबर 13 यह है कि रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 कि 8? बताइए, रोला में कितने चरण होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, तो देखिए रोला के कितने चरण? तो इसमें भी 4 ही होते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए। अगर जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया आंसर बिल्कुल उनका सही है। तो ये प्रश्न नंबर 13 था, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे अगर हम बात करें और अगला प्रश्न में अगर पूछूं आप लोगों से, तो प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। कह रहा है कि चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब लास्ट में लगेगा। तो देखो चढ़ावा शब्द में प्रत्यय आवा होगा कि अ होगा कि वाह होगा कि आ होगा? ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या होगा बताइए।
ठीक है। देखिए यहाँ पे दो होता है चढ़ प्लस आवा, ठीक है, एक होता है चढ़ा प्लस वा, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, ये दोनों सही माने जाते हैं। एक आवा भी सही माना जाता है और वा भी सही माना जाता है, ठीक है। तो जब आपके पेपर में जब ये प्रश्न आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही बनेगा, हालांकि यहाँ पे दोनों सही है, एक आवा भी कह सकते हो या वा भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 था, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि सप्त ऋषि का समास विग्रह है। सप्त ऋषि का समास विग्रह पूछ रहा है। ऋषियों का समाहार कि 7 ऋषियों का समाहार कि सप्त प्लस ऋषि कि 7 सिंधुओं का समूह। बताइए अगर सप्त ऋषि का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 ऋषियों का समाहार हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल का सही है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न में अगर पूछूं आपसे, प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। हास्य रस का उदाहरण है कि करुण रस का कि वीर रस का कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा अलंकार है, तो करुण रस, ठीक है। अरे सॉरी यार, मैं अलंकार पूछ रहा हूँ, रस पूछा है तो करुण रस होगा, ठीक है। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल 100% सही है। आगे अगर हम पूछूं अगला प्रश्न आपसे, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 17 है कि राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह है। अगर राम और रहीम का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा। राम प्लस रहीम होगा कि राम और रहीम होगा कि रामम रहीम होगा कि रामा प्लस रहीम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर राम रहीम का समास विग्रह किया जाए, देखो ये बीच में जो लगा होता है ना इसे योजक चिन्ह बोलते हैं, और जब इस योजक चिन्ह को हटाते हैं तो हम और का प्रयोग करते हैं, किसका, और का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम और योजक चिन्ह का मतलब और फिर इसके बाद रहीम, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न आपसे पूछे तो प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 यह है कि अच्छी क्या है, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द बताइए, ठीक है। ये तत्सम है, अच्छी तत्सम होता है और इसका तद्भव शब्द बताना है। अच्छी बताओ, आंख, कान की भाव की दांत, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखो अच्छी शब्द का तद्भव शब्द होता है आंख, क्योंकि अच्छी को आंख कहते हैं, ठीक है। तो 18 का ए जो है राइट आंसर होगा जितने बच्चों ने दिया है। आगे अगर हम पूछूं तो प्रश्न नंबर 19, रसों की संख्या पूछा है यहाँ पे कि रसों की संख्या कितनी होती है, 7, 8, 9 कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बताओ रसों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 मेरे प्यारा बच्चों। तो 19 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। रसों की संख्या 9 होती है। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। आगे अगर बढ़ूं और अगला प्रश्न आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर 20वां देखिए। प्रश्न नंबर 20वां है कि अश्व शक्ति के पर्यायवाची हैं। अगर हम अश्व पूछे कि अश्व जो शब्द है यहाँ पे, तो अश्व शब्द के अगर मैं पर्यायवाची शब्द पूछूं तो कौन कौन से हैं, तुरंग है कि पीक की मरभृत, अरे परभृत कि विहंग द्विज कि मरकट कपि। बताओ अश्व, तो देखो अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं अश्व, तुरंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितना बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल का 100% सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 क्या है कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। रोला की अगर हम बात करें तो रोला में कितनी मात्रा के बाद यति का चिन्ह लगता है या यति आता है, 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10 की इनमें से कोई नहीं। बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो रोला में कितनी मात्राओं पर यति आता है, एक तो 11 और दूसरा 13 पे यति आता है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल का 100% सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर पूछूं तो प्रश्न नंबर 22, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। अगर इत्यादि जो शब्द है तो इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, इति प्लस आदि कि इत प्लस आदि कि इति प्लस यादि कि इत प्लस यादि। बताइए इत्यादि का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा। 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इति धन आदि, ठीक है, याद रखना ये हो जाएगा राइट आंसर, इति धन आदि। चलो तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है।
आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं आपसे, तो राजा रानी में कौन सा समास है पूछ रहा है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास की बहुव्रीहि समास। और 2023 बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यार बच्चों दो ही समास पढ़ना है, एक आपको द्वंद्व समास पढ़ना है, दूसरा द्विगु समास। ये दोनों तो कभी जिंदगी में आंसर नहीं होंगे, क्योंकि दो ही पढ़ना है तो दोनों में से ही आंसर देना पड़ेगा। राजा और रानी की पूछ रहा है कि राजा रानी में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना। जहां पे वियोजक चिन्ह लगा रहता है वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास में क्या होता है, जैसे 7 रंगों का समूह, ठीक है, इस प्रकार के जो आते हैं वर्ड उसमें द्विगु समास होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न अगर पूछूं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलद, नीरद, अम्बुद। बताइए 24 का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंकज, सरोज, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पंकज। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल उनका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 है मेरे प्यारे बच्चों कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। देखो तद्भव है सुहाग, अगर इसका तत्सम बात करें तो तत्सम शब्द क्या होगा बताओ, स्वामी कि सुहाग कि सौभाग्य कि दुर्भाग्य। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य। चलिए देखिए यहाँ पे सौभाग्य जो होगा वो तत्सम रूप है सुहाग का। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 26, देखिए क्या है, कह रहा है कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। कह रहा है कि जो हस धातु का अगर हम लट लकार पूछें और आपको उसमें भी उत्तम पुरुष पूछें और उसमें भी बहुवचन पूछें तो कौन सा रूप होगा बताओ। हसामा होगा कि हसावा होगा कि हसामी होगा कि असंति होगा। बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। जिसको धातु रूप याद होगा अच्छे तरीके से वही इसका जवाब दे पाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाता है हसामा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे अगला प्रश्न 27 कह रहा है कि प्रत्येका में कौन सी संधि। ये ऐसे प्रश्न है कि पूरे के पूरे बनेंगे। प्रत्येका में कौन सी संधि है बताना है आप लोगों को। यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। अब मेरे प्यारे बच्चों 2023 में ये कई संधि पढ़ना है आपको, यड़ संधि। तो कुछ करने की जरूरत ही क्या, सीधे आंख बंद कीजिए यड़ संधि पे मारे, क्योंकि यड़ संधि का ही वो देगा, क्योंकि ये कई संधि पढ़नी है ना यड़ संधि। ठीक है, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर मैं पूछूं और अगला प्रश्न, तो स्वागतम का अगर मैं संधि विग्रह कर देता हूं तो क्या होगा। सुधन आगतम होगा कि स्वाधन गतम होगा कि सुधन गतम होगा कि स्वधन आगतम। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये तो बनना अनिवार्य है, बनेगा ही बनेगा। स्वागतम का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुधन आगतम हो जाएगा। इस वर्ड को अच्छे तरीके से संधि विच्छेद को जान लो। ठीक है, तो 28 का भी ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देख लो ना अधिकतर आंसर आपका ए ही सही हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जो प्रश्न नहीं आता है या तो उसका ए मारो, या तो ए अगर कंफर्म नहीं है तो सी मार दो। ठीक है, यही दोनों सबसे ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, ए तो सबसे ज्यादा होता है। चलो अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं 29 का, देखो 29 है कि तिरंगा समस्त पद में समास है। ठीक है, अगर तिरंगा का अगर समास पूछूं तो द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि। अभी हमने एक ट्रिक आप लोगों को सिखाया मेरे प्यार बच्चों कि तिरंगा 3 रंगों का समूह, अगर इस तरह का वर्ड आ जाएगा तो द्विगु ही समास हो जाएगा। और योजक चिन्ह लगा होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा रहेगा या तो और लगा रहेगा तो समझिए वो द्वंद्व समास का होगा वर्ड वो। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 29 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, 30वां प्रश्न। देखिए 30वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं, 20 होती हैं कि 24 होती हैं कि 28 होती हैं। बताइए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी पे क्लिक कर दो। 24 होती हैं। कितनी होती हैं, 24 होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, चलिए तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया होगा आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर पूछूं अगला प्रश्न, देखो यह है कि शोक विकल सब रोवही रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है। यह पंक्ति आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देख के पूछा देखिए कि रस कौन सा इसमें है, भयानक, करुण, विभत्स की हास्य रस।
31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जब रस वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे ज्यादा करुण रस ही पूछा जा रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा करुण रस ही होगा। तो जब मालूम नहीं रहे तो आप पूरा का पूरा करुण रस पे क्लियर करके आना। अब तक जितना हमने 5 क्वेश्चन रस का बताया, पूरा का पांचों करुण रस ही था, ठीक है। चलिए, तो ये भी प्रश्न हो गया। 32 देखते हैं। 32 है कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नौका शब्द का अगर सही पर्यायवाची शब्द में पूछूं तो क्या होगा, सरवरी होगा कि तरी होगा कि तटनी होगा कि दुहिता होगा, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या होगा, नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है तो ये होता है ऑप्शन बी, तरी, ठीक है। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तरी होता है। चलिए, ठीक है, तरी मतलब तैरने वाला, ठीक है, नौका भी नाव जो होता है जानते ही हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें 33 कि अगर मधु शब्द का अगर मैं तृतीय विभक्ति एक वचन पूछूं तो क्या होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन बताओ, मधुना होगा कि मधुने होगा कि मधुना होगा कि मधुनी होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। 33 का बहुत प्यारा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुना, ठीक है। मधु शब्द का अगर तृतीय विभक्ति एक वचन पूछूं तो ये हो जाएगा मधुना, ठीक है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल का 100% सही है। आगे अगर मैं प्रश्न पूछूं तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ले आता हूँ 34 है कि गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। अभी हमने आप लोगों को ट्रिक सिखाया कि बताओ, पहले मैं पढ़ता हूँ, गंगा और यमुना कि गंगा यमुना की गंगा प्लस यमुना की गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। अभी हमने ट्रिक समझाया कि जब योजक चिन्ह लग जाता है तो उसके स्थान पे और ही आता है, तो गंगा और यमुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल 100% का सही है। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, 16 फरवरी को ये प्रश्न नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में हमने पूरे के पूरे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ग्रामर के सब बता दिया, बस इतने प्रश्न आप याद करके चले जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर संस्कृत के गद्यांश की बात करें ना तो 3 पेपर है, तीनों में हम बता देता हूँ आप लोगों को। पहला तीनों वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी के चैप्टर का ही पूछता है तो कंफर्म बात है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का ना, लेकिन इस बार 5 नंबर का पूछेगा, याद रखना है। देखो यह और यह आपको दिख रहा है, यह और यह जो आपको दिख रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, ठीक है। तो तीनों का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग उसका देखते हैं, पहले वाला का। अब मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक है। यही है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना, पहले इस प्रश्न को आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये तो गद्यांश चल रहा है ना संस्कृत का, संस्कृत का पद्यांश भी आपको बताऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आया हूँ ताकि आपको अनुभव हो जाए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले तो आप ऊपर की देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और लास्ट का भाषा एवं कार्य, ये आप लोगों को हेडिंग बनानी है ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सा पद्यांश किया। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति यहाँ से ले लिया और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा भाषा एवं कार्य, ठीक है। तो यहाँ तक हमने भाषा एवं कार्य तक यहाँ तक ले लिया, पहले इस तरह आप लोगों को डाल देना है। प्रसंग में आपको पूर्वोत्तर डालना, प्रसंग का मतलब ये चीज हमने बताया है। प्रसंग में अभी आपको बताता हूँ कौन सा लिखना है। देखो प्रसंग में ये वाला लिखना है, नोट कर लो, क्योंकि तीनों वाराणसी से था इसलिए हमने बस एक बार लिख दिया है और उसको आप लोग उसी में बार बार लिखना है, इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है, ठीक है। बस यही आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो अनुवाद, अब इसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, इसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। तो लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की जो केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। बस अनुवाद खत्म, 5 नंबर मिल गया, बस इतना सिंपल होता है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। अब देखिए यह वाला जो है वो वाराणसी प्राचीन काल देव है, ठीक है। कहाँ गया उसको मैं आपको बताता हूँ, यह वाला आप करने वाले हैं। देखो वाराणसयम प्राचीन काल देय गेहे गेहे विधाय, यहाँ से लेके अध्ययनम प्रचलित, इसका हम लोग करने वाले हैं। 5 नंबर का आएगा इस बार। देखो वाराणसयम प्राचीन काल देय अध्ययनम प्रचलित, इस तरह हेडिंग आपको डाल देना है। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है,
बस संदर्भ में भी वही सेम रहेगा, क्योंकि तीनों ही वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में वही चीज। ठीक है, अब अनुवाद ही मेन होता है, अनुवाद लिखेंगे इसका, देखो कैसे। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का जो ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। बस यही इसका अनुवाद है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तैयार कर लेना। तीन ही है, तीनों तैयार कर लोगे ना, तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो ये भी हमने बता दिया। एक और बच गया, उसको बताने वाला हूँ, ये वाला देखो, नोट कर लो। इयम नगरी विविधता धर्माणम, ये जो है आप अच्छे से तरीके से इसको नोट कर लो, यहां से लेके परिपालयति तक। चलिए इसको देखते हैं। देखो वही चीज लिखा है, इयम नगरी विविधमारणम परिपालयति तक। ठीक है, प्रसंग वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्रसंग में वही लिखना है। हाँ, अनुवाद चेंज होगा इसका। देखो इसका अनुवाद क्या है, यहाँ एक बार फिर दिखा देता हूँ, यही है, इसी का अनुवाद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्रों में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। बस ये भी आप लोगों का खत्म हो गया, तो तीनों हमने बता दिया। ठीक है, अब हम देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों इसका पद्यांश। ठीक है, अब देखो तीनों का पद्यांश जो है, इसमें एक पेपर देखो बता देता हूँ, एक पेपर यह पद्यांश जो है, और ये जो पद्यांश आपको दिख रहा है दो पद्यांश। ठीक है, और ये मेरे पास देखो तीन पेपर है और ये मेरे पास चार पेपर है और एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है पेपर का। ठीक है, मतलब टोटल 5 हमारे पास हैं और पांचों का मैं आप लोगों का एक ही जगह लिख के लेके आया हूँ पद्यांश। ठीक है, यही बार बार आता है। ठीक है, जो 5 आपको बताऊंगा उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। पहला यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। 5 नंबर बस मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ इसका देखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। देखिए कोई भी आप लोगों का संस्कृत का श्लोक आ जाए, संदर्भ लिखने का यही तरीका ही होता है। पहले आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है। बस आपको चैप्टर का नाम इंक्लूड करना होगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। बस इतना ही टॉपिक आपको लिखना है संदर्भ में। और हिंदी का अनुवाद इसका देखा जाए कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी का अनुवाद ये होगा कि कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों। और सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया मतलब होता है कि सब रोग रहित हो, मतलब कोई किसी को रोग ना हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब होता है कि सबका कल्याण को देखो, मतलब सबका कल्याण हो। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का मतलब होता है कि कोई भी दुख न हो, मतलब कोई भी दुखी न हो। बस इतना ही टॉपिक आप करोगे 5 नंबर क्लियर। ये पहला आप लोगों का हमने संस्कृत का श्लोक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 5 टोटल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से और इसी तरह आप लोगों को याद करके जाना है। पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो डेली। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता।
अब देखो इसका संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका देखो वही है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यहाँ तक तो सब में सेम ही रहेगा, बस यहाँ चैप्टर का नाम चेंज होता है, जो कि ये चैप्टर वीर वीरण पूजिते से लिया गया है, तो यहाँ वीर वीरण पूजिते लिखेंगे, नामक पाठ से अवतरित है। और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है, मतलब ये जो श्लोक आप देख रहे हो इस श्लोक में वीरता को बताया गया है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में अनुवाद यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। कह रहा है कि बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है ना वो समान रहता है। अब वीर को ही किससे डिनोट किया गया है? वीरता से। बस इतना छोटा टॉपिक है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा तो 100%। ठीक है, ऐसे बाहर आएगा नहीं 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लो, ये दूसरा है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। अब तीसरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो तीसरा नोट कर लो। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती, कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवान भवेत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर संदर्भ वही लिखने का तरीका है, यहां तक तो सेम ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत, ठीक है, संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन से? जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है। किस चैप्टर से लिया गया है? जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। बस आपका बस हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, अनुवाद इसका क्या है? तो देखिए, मनुष्य कह रहा है कि अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मनुष्य का जो अभिमान होता है उसको छोड़ना प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, 3 लाइन का आप लोगों का मात्र इसका हिंदी का अनुवाद है। ठीक है, एक ही 5-5 मिनट भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आप लोगों को छप जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो इतना सिंपल टॉपिक है और इसको आराम से आप लोग नोट करो और घर पे बैठ के आराम से याद करो। अब ये 5 जो आपको बता रहा हूँ, ये 5 अगर तैयार हो गया तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको, ये 5 ही आप याद कर लो। इसी तरह डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हम अलग अलग लेकर आएंगे और उस सारे टॉपिकों से आपका 70 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस एग्जाम जाके क्वालिफाइड कर लो, अच्छे नंबर लेके आओ। चलो देखो चौथा, चौथा क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है चौथा? मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशयम साकाशिकेन मीयते। ठीक है, ये आप लोगों का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ लिखने का तरीका तो रट गए होंगे आप लोग, वही चीज सेम प्रोसेस है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसमें वाराणसी की पवित्रता ख्याति वर्णन है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो वाराणसी की पवित्र के बारे में बात किया गया। ठीक है, वाराणसी की जो पवित्रता है उसके बारे में बात किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। अब क्या देखेंगे? हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका, बस हो जाएगा हमारा। हिंदी का अनुवाद तो बहुत ही ज्यादा छोटा इसका है। क्या है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपिन भी रेशमी है, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है? ठीक है, अब देखो कितना छोटा है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ बोला है कि मंडलम, अरे मरणम मंडलम यत्र विभूति स विभूषणम, इसका मतलब यह है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है और जहां भस्म भी आभूषण है। और दूसरी लाइन यहाँ पे यह थी कि कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते, इसका मतलब है कि जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, बहुत सारी रेशमी, उस काशी को किससे माप सकते हैं? ठीक है, बस हो गया। तो ये चौथा आप लोगों का है। ठीक है, देखिए कितना आराम से लिखा है, आराम से लिखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ते रहिए डेली, आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो पांचवा, देखो पांचवा लास्ट, अब देख लो पांचवा, इसको तैयार कर लो, बस हो गया। हतो वा प्रत्यस्यै स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महिम निराशिर निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आपको तो बस संदर्भ और हिंदी में अनुवाद याद करना है, तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, याद करना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब लिखोगे सिर्फ संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका भी बताए हैं, सब में वही फॉलो हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, यहाँ तक तो सब में है भाई। किस चैप्टर से लिया गया? तो वीरह वीरण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वीरह वीरण पूजते पाठ से उद्धृत है। और देखिए इस श्लोक में क्या किया गया है कि इस श्लोक में पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में जो पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश में
के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद ही तो बच गया सिर्फ, देख लीजिए हिंदी में अनुवाद देख लो क्या है। यदि युद्ध में, युद्ध की बात हो रहा है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर युद्ध हो रही है, अगर युद्ध में तुम मारे गए, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि युद्ध में अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। मतलब कह रहा है कि अगर अगर मर गया युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। मतलब कि जैसा सिचुएशन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, सबका देखभाल करना पड़ेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है इसीलिए इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी का अनुवाद था इसका। जो गद्यांश हमने यहाँ पे श्लोक आप लोगों को बताया, इसका अनुवाद हो गया। तो टोटल 5 हमने बताया। अब पांचों आप लोगों को इतना छोटा छोटा था, मात्र 10 मिनट में चाहोगे तो पांचों को रिवीजन करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी, और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो पहला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, और नोट करते रहना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सर्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह आप लोगों के गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो हर साल आप लोगों के एग्जाम में आता है ये गद्यांश। ठीक है, देखो मैं पूरे अंडरलाइन किया हूं, हालांकि आपके एग्जाम में 2 पार्ट में आता है। देखो यहां से लेके यहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या, यह पहला है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां से लेके आके द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अब एग्जामिनर क्या करता है कि कभी कभी आपको प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ लेता है, कभी कभी नीचे वाला दे देता है। इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ कि दोनों तैयार हो जाए, चाहे वो पहला पूछे तभी बता दोगे और नीचे वाला पूछेगा तभी बता दोगे। ठीक है, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे प्रश्न पूछा रहेगा जिसका उत्तर देना पड़ता है आप लोगों को। जैसे पहला है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और दूसरा की रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और स में 3 प्रश्न है, अब तीनों में से एक प्रश्न आएगा, तीनों नहीं आता है, तीनों में से एक प्रश्न आएगा। जैसे तीनों प्रश्न में पहला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, और दूसरा कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, और तीसरा कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आने वाला है। चलिए सबसे पहले आप लोग इस गद्यांश को उतार लो। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन बताता हूँ। पहले यही आप लोगों के लिए गद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला। और इसका अ वाला हम लोग करने वाला है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, और जिसमें पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं उसको हम संदर्भ बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब संदर्भ लिखने के लिए बोला, जो कि 2 नंबर के लिए आएगा। तो देखो संदर्भ कैसे लिखोगे, उत्तर में अ का हेडिंग डालोगे, संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, देखो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, और हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, और मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इन्हीं तीनों को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है। ठीक है, बस इन्हीं तीनों को देख के पूरे नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे संदर्भ में। ठीक है, तो संदर्भ आप नोट कर लो। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा था ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। एक तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डालोगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, नोट करो। एग्जाम में दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, या तो प्रथम पूछ ले या तो द्वितीय पूछ ले, दोनों में से कोई एक देगा। तो दोनों बता देता हूँ, कौन जानता है कौन दे दे। देखो तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। मतलब शुक्ल जी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर बुरी संगति है तो बुरी संगति उसी प्रकार घातक है जिस प्रकार अगर आपको कोई घातक बुखार हो जाता है, टाइफाइड वगैरह जो कि सबसे हाई लेवल के होते हैं, जिससे वो ज्वर आपको करता है, बुखार क्या करता है आपके शरीर को नष्ट कर देता है, कभी कभी तो प्राण भी ले लेता है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि अगर बुरी संगति किसी दोस्त की, मित्र की मिल जाती है तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, बल्कि आपका अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और उससे बुरी संगति से यह होगा कि आपके नैतिकता और सदाचार और जो मन बुद्धि है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस इसको नोट कर लो और अपनी भाषाओं से उसको अपने तरीके से अपने एग्जाम में व्यक्त कर देना। ठीक है, कोई जरूर नहीं कि हुआ यही लिखोगे, बस आप इसके भावार्थ को समझ लो और इसी प्रकार जो भी आपके मन में जो भी आपका भावार्थ रहेगा वही व्यक्त कर देना। चलो तो ये हो गया। आगे हम बात करें तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि यहां से लेकर यहां तक है, पढ़ता हूं
कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब इसका देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालो, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और नोट करो। लिखा है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। युवा अवस्था जब हम लोग 16 से लेकर 18 वर्ष के बीच होते हैं, तो युवा जो अवस्था होती है वो कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उस समय। और कुसंगति मतलब गलत संगत वाले लोगों के साथ। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरना प्राय उसे गिरा भी देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। मतलब कहने का मतलब ये चीज कह रहा है कि युवा जो अवस्था होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर उस युवा अवस्था में अगर बुरी संगति में अगर फंस जाते हो तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। और उदाहरण पे उन्होंने ये दिया है कि जिस प्रकार कोई भारी पत्थर आपके पैर में बांध दिया जाए तो भारी पत्थर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, अगर ज्यादा प्रयास भी करोगे तो वो आपको गिरा देगा। उसी प्रकार कर रहे हैं यहाँ पे शुक्ल जी की कुसंगति में जो लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है धीरे धीरे, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, मतलब चलता रहता है। और इसके विपरीत अगर अच्छी संगति मिल जाती है तो क्या होगा, तो वही कह रहे हैं कि इसके विपरीत अगर अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती। अगर अच्छी संगति तो आपको गिरने ही नहीं देगा, ठीक है, आपको गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। मतलब आपके जो भी लक्ष्य है उसमें मदद करेगा उन्नति को, और आपको आगे बढ़ाती जाएगी, जो हमें गिरने नहीं देती और जीवन को शुद्ध और सात्विक और उन्नत बनाती है। तो ये आप लोगों का रेखांकित अंश का व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चाहे वो प्रथम पूछ ले या द्वितीय पूछ ले, दोनों पूछ लेगा, दोनों को भावार्थ आपने समझ लिया, अर्थ समझ लिया, व्याख्या समझ लिया है, और लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड करता हूं, और 3 प्रश्न याद दिया था, तीनों में से कोई एक प्रश्न देगा। जैसे पहला है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखोगे कि युवा पुरुष की जो बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ये तो हमने व्याख्या में ही आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखेंगे हम लोग कि अच्छी संगति जो है ना, सहारा देने वाली बाह के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। और तीसरा यह कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो जब यह प्रश्न आ जाएगा तो लिखोगे कि कुसंग का जो प्रभाव होता है ना, बहुत भयानक होता है, और यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरणों को नष्ट कर देता है, और इसके साथ साथ वो उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। तो देखो अब जाके ये पहला गद्यांश आप लोगों को कंप्लीट हुआ। इस तरह लिखोगे पूरा तब टोटली आप लोगों को 6 नंबर मिलने वाले एग्जाम में। तो ये पहला गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया आप लोगों को। अब हम दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे, उसको नोट करो, उसको याद करो। 4 बताऊंगा, 4 के अलावा आएगा ही नहीं, बस उसको ही बढ़िया से पढ़ के चले जाना, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग गद्यांश देखते हैं। देखिए मेरे प्यार बच्चों, दूसरा भी मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। क्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ये जो गद्यांश है वाकई में कमाल का गद्यांश है। 2 ही गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता का, ठीक है, जो हमने पहला बताया है और इस बता रहा हूं। बस मित्रता में 2 ही आप लोगों को गद्यांश पढ़ के जाने हैं, ठीक है। चलो अब इसके नीचे भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। चलिए इसको पहले हल करते हैं। तो उसको संदर्भ बोलते हैं, संदर्भ हेडिंग डाला, और वही संदर्भ रहेगा जो पहले वाले का था। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। वही चीज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, हिंदी गद्य खंड से लिया गया है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, बस। अब देखो व्याख्या देखेंगे तो इसके भी 2 व्याख्या है, एक प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, एक द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। दोनों में से कोई एक दे देता है, ठीक है। बहुत बार पहली बार भी दे दिया, बहुत बार दूसरा वाला भी दे दिया। तब कौन जानता है कि दे दे पहला दे दे कि दूसरा दे दे, इसलिए दोनों में बता रहा हूं। तो पहला देखने वाला है यहां तक, ठीक है। मैं पढ़ता हूं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए
कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम उत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, नोट कीजिए यहाँ पे। आचार्य शुक्ल जी का कहना है उनका कि जिस प्रकार अच्छी औषध, औषध मतलब दवाइयाँ, जिस प्रकार अच्छी दवाइयाँ आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती हैं, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। और हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वो हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, वो मतलब कभी गलत मार्ग में जो है नहीं ले जाएगा। ठीक है, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, वह बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, और हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेगा, विकसित करेगा, और उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा वह। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो हमें उससे हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हम उद्देश्य के प्रति निराशा उत्पन्न होंगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा क्या करेगा, सहारा देकर उत्साह बढ़ाएगा। बस यही है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, नोट कर लो। बस इसी को पढ़ के एक बार पढ़ लो, दिमाग में फिट हो जाएगा, बस लिख देना। कोई जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नोट कर लो इसी को एकदम हूबहू याद करके जाना। एक बार भावार्थ को समझ लो, कहना क्या चाह रहा है, बस जाके व्यक्त कर देना। ठीक है, चलो अब द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ से लेकर कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। चलिए, ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहाँ पे हेडिंग डालिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या और नोट कीजिए। लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार अगर सच्चा मित्र जो है ना हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है, और जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र जो है अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग मतलब गलत रास्ते से हटाकर स्नेह के साथ अच्छे मार्ग पर लाता है। और अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर ले जाएगा वो। ठीक है, बस ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब इसके नीचे भी प्रश्न दिए हैं। ठीक है, दो प्रश्न, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, जब ये प्रश्न आ जाएगा तो उसका उत्तर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों को, त्रुटियों से हमें सतर्क करेंगे, सतर्क करके बचाएंगे, और हमें सत्य और मर्यादा के भाव को पुष्ट करेंगे, और सदैव कुमार्ग के प्रति, कुमार्ग मतलब गलत रास्तों के प्रति हमें सचेत करेंगे, और कर्मशील बनने में हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए इसका ये अर्थ होता है। दूसरा अगर पूछ ले कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, तो वो जब यह प्रश्न आ जाएगा तो आप उत्तर इस प्रकार लिखोगे कि एक सच्चा मित्र जो है उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, और कुमार्ग गलत रास्ते पर चलने से हमें रोकता है, और एक सच्चा मित्र सदैव जो है ना उत्साहित करता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का दूसरा गद्य, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता चैप्टर से। अब हम बात करेंगे ममता चैप्टर के, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ममता चैप्टर का जो मैं आप लोगों को गद्यांश बताऊंगा, बस उसी को रट के जाना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा गद्यांश, जो कि ममता चैप्टर से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ठीक है, और इसे आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। इसके नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पहला ही प्रश्न पूछ लिया हमसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके जो लेखक है ना, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो आप लोगों का संदर्भ हो गया, और इसमें अब देखने वाले हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें भी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या कभी कभी ऊपर वाला दे देता है, कभी कभी नीचे वाला, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। पहला देख रहे हैं, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब इसका आएगा तो कैसे आप करोगे,
व्याख्या। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या आगे डालो, लिखो कि लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब हम ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वो हतप्रभ हो गई और वो आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती हैं कि अपने पिता से वो कहती हैं कि आप जो हैं विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है, दुस्साहस किया है। ठीक है, तो ये प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको नोट कर लो, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ तक कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, तब हम कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, चलो नोट करो। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या नोट कीजिए कि थाल में रखे हुए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी जो चमक है ना, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया जो घूस होता है, तो विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का साधक होता है, कि अगर विधर्मियों से अगर आपने घूस लिया है तो जरूर आपके जीवन में विपत्ति आएगी। तो उनका मानना, ममता का मानना यह था। तो ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब इसके नीचे स वाला में दो प्रश्न दिया, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न पूछता है। जैसे अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिया गया सुवर्ण तो सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा था। दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता के द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, जो कि शेरशाह से उसके पिता, ममता के पिता जो थे वो सोने के थाल ले लिए थे घूस के रूप में, उसी को कह रहा है कि उसे भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ये भी गद्यांश संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम अगला गद्यांश बताने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उसको देखते हैं। देखिए चौथा मेरे प्यारे बच्चों जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुचित दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरच दी, फिर उनके चेले कालंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके नीचे भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, पूरा दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका मैं संदर्भ लिखने वाला हूं, तो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालिए, लिखिए कि प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। अजंता चैप्टर से लिया गया है और जिसके लेखक जो है श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है अजंता चैप्टर से ये जो गद्यांश है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखोगे तो 2 नंबर आपको संदर्भ में मिल जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक यही बार बार पूछता है कि भीतर की समुचित दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है, कह रहे हैं कि पहले तो ये हुआ कि गुफा की जो भीतरी दीवारें थी उसको पहले रगड़ रगड़ कर चिकना बनाया गया, फिर चिकनी जो पृष्ठभूमि थी उसपे चित्रकारों को बुलाया गया और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र बनाए दिए गए उस पे, और इस प्रकार लग रहा था चित्र बनने के बाद कि मानो कि एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है, यह उसका व्याख्या है। आगे हम बात करें तो स वाला प्रश्न देखते हैं, उसके नीचे एक प्रश्न और पूछा था। स वाला प्रश्न है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इसको यहाँ पे कि पहाड़ों को काटकर जो भवन का रूप दिया गया और दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 महत्वपूर्ण गद्यांश हमने बताया, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो इन चीजों की। ठीक है,
तो आई होप आपको क्लियर हो गया। लगातार वीडियो हमारे चैनल पे हर एक 2 घंटे 3 घंटे के बाद अपलोड होगी, जो कि हर एक टॉपिक की अलग अलग होगी। अब बस उसी को पढ़ के आप पूरे के टॉपिक क्लियर हो जाएगा और जाके पेपर में बैठ के पूरा का पूरा लिख कर चले आइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ अच्छे तरीके से। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जाने भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहै सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये पद्यांश है, इसको रट जाना आप लोग। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। देखो संदर्भ कैसे लिखते हैं, बहुत ही छोटा मेथड है संदर्भ लिखने का, कि प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, देखो यहाँ पे गद्यांश लिखा गया है, यहाँ पे मिस्टेक आप लोगों का है, इसको काटिए, आप यहाँ पे लिखेंगे पद्यांश। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी मिस्टेक होगा मैं बताता जाऊंगा, हालांकि लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये गद्यांश थोड़ी है, पद्यांश न है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, तो देखिए ये जो पद्यांश है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, और यह कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में जो वनपथ है उसके शीर्षक से यह कविता लिया गया है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बता रहा हूं पद्यांश, और ये संदर्भ क्लियर हो गया, बस इतना ही संदर्भ आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे प्रसंग, संदर्भ यहाँ पर उतार लो, इसके बाद प्रसंग लिखोगे। प्रसंग क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। देखिए प्रश्न का मतलब ये होता है कि जो पद्यांश पूरा टोटल दिया हुआ है उस पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो भी पंक्ति है पूरा, उस पंक्ति में यह बताया गया है कि ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। चलिए अब इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए व्याख्या क्या देखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। जो गांव की लड़कियां थी सब ने सीता जी से पूछा कि जो सावले और सुंदर रूप वाले जो ये व्यक्ति हैं ये आपके क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनोभाव को समझ गई, और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। ठीक है, जो भी ग्राम वधु उनको पूछी कि ये कौन है, तो उनके मनोभाव से ही, मतलब उनके विचार से उन्होंने समझ गया कि ये पूछना क्या चाह रही हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बोलने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, वह अपने मनोभाव के अनुसार अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से इन्हें सब कुछ उन्हें क्या किया, बता दिया। ठीक है, कहना कि उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीता जी को मुख से बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो मुस्कुराहट से अपनी दृष्टि भरी आंखों से ही सब कुछ बयां कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने स्त्री की जो एक लज्जा होती है, ठीक है, उनके कारण वो संकेत से ही उन्होंने बताना उचित समझा, और संकेत से ही उन्होंने बता दिया कि ये जो है मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे ही सीता जी ने बताया तो इस उनका जवाब सुनकर, ठीक है, उनकी भावनाओं को समझकर उनकी सारी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों को क्या, लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ लाइन बचा हुआ है नीचे, जो कि मैं पृष्ठ मेरा पेज भर गया है, इसमें मैं कुछ इंक्लूड किया हूं, थोड़ा सा लाइन और लिखना पड़ेगा आप लोगों को। लिखेंगे कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, इतना आप लोगों को व्याख्या में लिख देना। व्याख्या में लिखने के बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काव्यगत संदर्भ लिखना भी। देखिए पद्यांश में यही तो स्ट्रैटेजी होता है कि इसमें काव्यगत संदर्भ भी लिखना पड़ता है। तो देखिए भाषा पहले लिखेंगे, भाषा कौन सा यूज किया गया था, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। छंद तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। रस श्रृंगार रस का। शब्द शक्ति व्यंजना
ठीक है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब जाके ये पूरा का पूरा आप लोगों का ये जो पद्यांश था पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए वीडियो को आप डाउनलोड कर लो या वीडियो को रोक रोक कर जितना मैंने बताया सब अच्छे तरीके से समझ लो और इसको लिख लो। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। ठीक है। चलो अब दूसरा जो देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। चलो दूसरा देखो, दूसरा ये है आपका कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है। बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये जो आप लोगों का पद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को रट जाना है। देखिए पूरा हमने डिटेल में बताया। इसमें देखिए कितना प्रश्न, टोटल 4 प्रश्न पूछा है। ठीक है। हालांकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 के, 2 पूछ दे बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हमने 4 पूरा डिटेल में बताया। इन चारों में से ही आप लोगों को कोई ना कोई पूछेगा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। देखिए पहला, पहले में ही सब कुछ है। देखिए आपके एग्जाम में पहला ही देता है, पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए देता है, व्याख्या, इसके बाद आप लोगों का काव्यगत संदर्भ लिखने के लिए देता है। लेकिन इसके बावजूद दूसरा प्रश्न भी हमसे पूछा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है ये भी बताना है। फिर चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो चरण के जितने भी तत्सम है सब हमको इसका तत्सम रूप भी बताना है चरण के। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सब कुछ इसमें ले रखा है। तो सबसे पहले तो आप करोगे क्या कि पहले इसको नोट करोगे। पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है। 4 लाइन का है, इसको नोट कर लो। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। देखो संदर्भ क्या लिखोगे, लिखोगे कि संदर्भ में यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से क्या है, अवतरित है। इतना ज्यादा छोटा संदर्भ होता है और 2 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रसंग में लिखोगे। प्रसंग का मतलब मैं समझाया ही हूँ। प्रसंग का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे पद में किसके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई जो आप लोगों का पंक्ति है पूरा है, किसके बारे में बात किया गया है। तो इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मतलब कह रहा है कि इस जो भी पंक्ति है इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। अब जाके लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका व्याख्या, फिर काव्यगत संदर्भ देखेंगे। ठीक है। तो जब जाके पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए व्याख्या में लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। किनके चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, तो श्री कृष्ण के चरणों का जो प्रभाव बहुत व्यापक है। लिखेंगे कि इनकी कृपया हो जाने पर, कबीरदास कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण की पैरों का, अगर चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, अगर इनकी कृपया हो जाए, इनकी कृपया हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है। अगर इनकी चरणों की कृपया हो गया तो समझ लीजिए कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो 12 व्यक्ति वो सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब कबीरदास ये कह रहे हैं, ठीक है, कबीरदास कह रहा हूं, सूरदास ये कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो गई तो जो लंगड़ा व्यक्ति है पर्वतों को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है। 12 व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। कोई दरिद्र व्यक्ति है, अगर उनपे श्री कृष्ण की चरणों की कृपया हो जा रही है तो वो राजा बनकर अपने सिर पर एक राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास क्या करें कि ऐसे जो श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ कि इनके प्रभाव से, इनके चरणों के प्रभाव से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा व्याख्या हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद काव्यगत संदर्भ क्या लिखेंगे, काव्यगत संदर्भ में पहला पॉइंट कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। दूसरा बात यह कि भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है, तो साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सा, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद आपका गय पद छंद का प्रयोग किया गया है। रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण का। अलंकार की बात करें तो देखिए चरण कमल में ये आपका रूपक अलंकार,
क्योंकि पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अन्यंत्र अनुप्रास अलंकार में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना अलंकार इसमें यूज किया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा का उत्तर, दूसरा मतलब दूसरा प्रश्न हमसे यही तो पूछा था क्या, दूसरा प्रश्न हमसे, तो पहला प्रश्न अभी तक कंप्लीट हुआ ना, दूसरा पूछा था कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं भाई, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना क्यों करना चाहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कि कवि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं क्योंकि आपके चरण जो है कमल के समान कोमल है। किसके? कमल के समान कोमल है, और इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, आपकी कृपया से असंभव कार्य भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूरदास जो है बार बार वंदना करते हैं, इसलिए उनकी चरणों को बार बार वंदना करते हैं सूरदास जी। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैंने व्याख्या अच्छे तरीके से कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए मैं दिखाता हूं, पहले पूछा क्या था। तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा था कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो भाई सिंपल है कि सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और हमसे एक चीज पूछा था कि चरण चरण हुआ और सब, चरण और सब के तत्सम रूप बताना था। तो देखिए यहाँ पे चरण, ये आपका तद्भव रूप है, चरण का तत्सम होता है चरण, और सब का तत्सम होता है सर्व। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर हमने बता दिया। तो आज की वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण पद्यांश बताए, दोनों ही वायरल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पद्यांश है। अगर क्लियर आपने किया 100% 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लो, लिख लो, एक दो बार वीडियो देख लो, याद कर लो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे ज्यादा हिंदी में जो महत्वपूर्ण है इस बार सबसे ज्यादा अंक का जो आने वाला है वो है आप लोगों का निबंध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध आप लोगों का 9 नंबर का इस बार आने वाला है, और बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये निबंध याद कर लो। ठीक है, लेकिन कोई आपको इसका सोल्यूशन नहीं बताता है। सोल्यूशन बताता भी है तो इतना हार्ड बताएगा कि मालूम चलेगा कि किताब से भी हार्ड बता दिया। ठीक है, और देखिए कभी भी निबंध को याद नहीं किया जाता, कभी भी कोई ऐसा नहीं लड़का होगा जो पूरा हुबहू निबंध को याद कर ले जाकर वही लिख दे। ठीक है, मैं आप लोगों को आज महत्वपूर्ण 3 निबंध बताने वाला हूं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। और मैंने अपने मन से, किसी का मैंने बुक वगैरह कहीं से नहीं देखा, अपने मन से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोगों को लिखना है, जिस प्रकार मैंने लिखा है। देखिए निबंध लिखने का तरीका एक ही होता है कि जैसे आप 16 फरवरी का पेपर है ना, आपको करना क्या है कि जैसे मैं 3 महत्वपूर्ण निबंध बता रहा हूँ, वो तीनों निबंध को बस एक बार आप पढ़ लो। एक बार जब पढ़ लोगे ना, तो जैसे प्रदूषण पे है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी हेडिंग हमें लिखना है और प्रदूषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आपके दिमाग में जो फिट हो जाता है तो उसको आप लिख सकते हो। और जो चीज कभी आप पढ़े ही नहीं रहोगे, अचानक आ जाएगी कि प्रदूषण पे लिखो, अब जानते ही नहीं रहोगे प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, अब होते भी हैं तो किस तरीके के प्रदूषण होते हैं, तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा। देखो एक पेपर मेरे पास है 2022 का, वाकई में कमाल का पेपर है, इसका सोल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूं जो निबंध दिया है उससे बाहर एक निबंध नहीं आ सकता है। देखो, एक आपका स्वच्छ भारत अभियान, एक विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक प्रदूषण की समस्या और समाधान, एक देश प्रेम, एक जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। देखिए होता क्या है, आपको 5 निबंध दे दिया और इन पांचों में से मात्र एक ही आपको करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 3 बता रहा हूं, तो 3 मालूम रहेगा तो एक नहीं कर दोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 में से तीनों ना आए, तीनों में से एक तो आएगा, और तीनों याद रहेगा तो एक तो कर ही दोगे। तो देखो तीनों बताने वाला हूँ, एक स्वच्छ भारत अभियान वाला, एक विज्ञान वरदान अभिशाप, और प्रदूषण की समस्या और समाधान। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लेकर आया हूँ, सेम ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है। और किस प्रकार लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, कौन सी हेडिंग डालोगे, किस प्रकार लिखोगे, तो पूरे 9 में 9 नंबर मिलेंगे, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को प्रदूषण पे। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे हो लगातार आप देख पा रहे हो 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा गया है। देखो होता क्या है, सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखने जाओ तो पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना देखेगा ही देखेगा। अगर आपको उसमें प्रस्तावना उसको नहीं दिखी तो आधे नंबर कटेंगे, इतना लिख लेना, क्योंकि उसको मालूम चलेगा कि आपने निबंध लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है, आपने गलत लिखा है। क्योंकि जिसको सही लिखने का तरीका मालूम है वो प्रस्तावना जरूर डालेगा, क्योंकि प्रस्तावना से ही स्टार्ट होते हैं। देखो कैसे लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। देखो कहीं किताब में नहीं मिलेगा, हमने अपने मन की बात वहां पे बयां कर दी है, लिख दी है। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप किसी चीज का रट्टा ना मारें, आप उसको खुद अपने भाषाओं में समझाएं। ठीक है, तो जिस प्रकार में लिखा होगा इस प्रकार आप लिखते हो तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। इससे ये हुआ है कि प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ोगे आपके दिमाग में मालूम चल गया होगा कि प्रस्तावना में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इन चीजों को, तो इससे आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। जैसे आप पढ़ोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो प्रस्तावना पहली हेडिंग अगर हो गई आपकी, तब जाके दूसरी हेडिंग आप तुरंत डालोगे प्रदूषण के प्रकार पे। ठीक है, देखो और लिखोगे प्रदूषण के प्रकार में कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। देखो अब आप सोचे कि सर इधर अंडरलाइन आपने किया ही है, इधर भी क्यों किया है? इधर आपको एग्जाम में नहीं करना है, इस साइड नहीं किया जाता। हमने तो इसलिए किया है कि ताकि मैं लिखूंगा छोटा तो आपको कैमरे में स्पष्ट दिख पाए, नहीं तो बड़ा बड़ा लिखने लगूंगा तो कैमरे में छोटा दिखने लगेगा। इसलिए मैं इधर भी लाइनिंग खींच दिया हूँ, आपको एग्जाम में लाइनिंग नहीं खींचना है। ठीक है, चलिए तो प्रदूषण के प्रकार आपने देख लिया। पहला हम हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण और लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला क्या है? धुआं है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वह सबसे खतरनाक, वहां से इस प्रदूषण का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही कर रहा है कि मुख्य कारण तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला क्या है? धुआं है। जो कि वो धुआं जो केमिकल होता है जो सबसे हानिकारक होता है, वो आपके वायु में मिक्सर हो जाता है। उसके माध्यम से आप जब ऑक्सीजन लेते हैं आपके शरीर में जाता है तो आपको दूषित कर देता है, आपको रोगों से क्या कर देता है? ग्रसित कर देता है। तो वायु प्रदूषण फिर देखो हेडिंग डालेंगे। देखिए उसी के आगे आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग जल प्रदूषण। इस तरह लिखेंगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए अपने भाषाओं में हमने लिखा है, आप भी अपने बनाकर अपने तरीके से लिख सकते हैं। हेडिंग आपका जल प्रदूषण होगा और अपने तरीके से जो भी आपका मन कर रहा है जो कि जल प्रदूषण से रिलेटेड है वो आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद मृदा प्रदूषण, या तुम जो मैं लिखा हूं इसी को याद कर सकते हो। मृदा प्रदूषण में मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं और यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके मिलने पर यह होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण भी तीसरा हमने यहाँ पे अच्छे से व्यक्त कर दिया। इसके बाद हम चौथी हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। जैसे इस प्रदूषण से यह होता है कि मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है और कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर और मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकरों का जो कर्ण भेदक ध्वनि होता है उससे यह प्रदूषण होता है। कौन? ध्वनि प्रदूषण। तो देखो इतना छोटा छोटा हेडिंग बना के आपको लिखना है, ये नहीं कि एक हेडिंग बना दिया तो एक पेज लिख दिया, नहीं। देखिए हमने कितने कम भाषाओं में एक एक हेडिंग में यहाँ पे हमने व्यक्त किया, इसी प्रकार आपको व्यक्त करना है। जब आपने प्रदूषणों का प्रकार लिख दिया इसके बाद आप लिखोगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, कि प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम कि प्रदूषण के कारण जो है कि मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हुआ है और प्रदूषण के कारण जो है मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है और कई तरह के जीव और जो प्रजातियां हैं प्रदूषण के कारण क्या हो रही हैं? विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, ये इसमें हमने प्रदूषण के दुष्परिणाम में हमने ये सारी चीजें इंक्लूड किया। इसके बाद हम लिखेंगे सुधार के उपाय, मतलब इसके कैसे हम सुधार कर सकते हैं। फिर लिखेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा और अधिक से अधिक क्या होना चाहिए? पेड़ लगाना हमें चाहिए। ठीक है, पेड़ लगाना होना चाहिए। देखो हमने सुधार के उपाय लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए उसी में कुछ लाइन और आपको ऐड करना है, जैसे वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए और सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ क्या करना चाहिए? अभियान चलाने होंगे। अब लास्ट हेडिंग उपसंहार। देखिए होता क्या है कि जब भी निबंध आप लिखते हो तो पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए। अगर दोनों ये आपने अच्छे से लिख दिया तो इसी पे निर्धारित हो जाएगा और आपके नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हेडिंग मिस्टेक मत करना, चाहे आपको निबंध आए चाहे ना आए, पहला आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है और लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार डालना ही है।
चलिए उपसंहार में भी देख लेते हैं कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है और प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण का सुरक्षा करें। ठीक है, देखिए बस खत्म। इतना अगर आपने लिखा है समझिए कि आप लोगों को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रदूषण का भी समाप्त हो गया। अगर हम आगे बात करें और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो देखो अगली जो आप लोगों का है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख के लेकर आया है। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, फिर वही सबसे पहले प्रस्तावना डालोगे ही डालोगे। देखो लिखेंगे प्रस्तावना में कि आज का जो युग है विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं विज्ञान की देन है। यह वस्तुएं जो हैं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। जैसे छोटी सी सुई धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए कितना हमने अच्छे तरीके से प्रस्तावना को व्यक्त किया है। ठीक है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आप लोगों को कहीं भी देख सकते हैं ना, क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। ये जो मेरे मन में आया है वही हमने व्यक्त किया है। फिर अगली हेडिंग हमने बनाया है कि समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसका क्या है कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं थे वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने अगली हेडिंग बनाई है यहाँ पे कि विज्ञान के प्रगति का आधार क्या है। फिर इसमें हमने लिखा है कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है और इस प्रगति का आधार है विज्ञान। ठीक है, तो ये विज्ञान की प्रगति का आधार हमने हेडिंग बना के इसने व्यक्त किया। अगला हेडिंग हमने बहुत अच्छे से डाला है कि मनोरंजन और विज्ञान का क्या संबंध है। लिखेंगे कि आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। अगली हेडिंग हमने देखिए डाला है कि चिकित्सा और विज्ञान का क्या संबंध है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियां भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, देखिए मेरे प्यार बच्चों अगर इस प्रकार लिखते हो तो यह लग रहा है कोई एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो उसको ये लगेगा कि लड़का अपने तरीके से मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है कि चिकित्सा और विज्ञान में क्या संबंध है। अन्यथा तो किताब में तो रट्टा मार, ठीक है, तो समझ जाएगा। अगर आपने किताब को हूबहू भी रट्टा मार के लिख दिया ना तो उसको ये लगेगा कि कहीं से नकल किया है, चाहे इसको कोई लिखवाया है, तो उतने मार्क्स नहीं देगा आप लोगों को। और इस प्रकार के जब वो व्यक्त करेगा उन चीजों को पढ़ेगा तो ये कॉपी जो है आपकी सबसे अलग दिखेगी, क्योंकि इस प्रकार का कोई लिखा ही नहीं होगा। हाँ, जो लोग मेरी वीडियो देखे होंगे वो लिख लेंगे। चलिए आगे लिखेंगे इसके। देखिए अगली हेडिंग हमने बनाया है कि विज्ञान का लाभ क्या है। लिखे हैं इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है।
पर यह विज्ञान का ही एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष भी है विज्ञान। ठीक है, देखिए आगे यह हो गया ना विज्ञान का लाभ। देखो दो हेडिंग हमने और व्यक्त किया है, एक विज्ञान विनाश के कारण, कि विज्ञान का विनाश भी है। ठीक है, क्या है देखिए, विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है, जैसे अणु बम हुआ, नायाक बम हुआ आदि। विवश मचा देने वाले ये अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान भी मिट जाएगा, समझ लीजिए। फिर लास्ट हेडिंग वही उपसंहार। उपसंहार बिना तो नंबर ही नहीं मिलने वाले हैं। देखिए उपसंहार को हमने लिखा है कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है, इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण, यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। देखिए कितना अच्छे से हमने व्यक्त किया है। तो देखिए विज्ञान का यहाँ से संपूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक और निबंध आपको बताऊंगा स्वच्छ भारत अभियान का। ये तीनों अगर निबंध आपको याद है तो दुनिया की ताकत आपको नहीं रोकेगी 16 फरवरी को 9 नंबर लेने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए स्वच्छ भारत अभियान। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर प्रस्तावना से स्टार्ट होगा चीजें कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विनाश होता है। अरे सॉरी, विनाश कह रहा हूं, निवास होता है। ठीक है, स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज क्या हो रहा है, साकार हो रहा है। देखिए प्रस्तावना को हमने कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, मिलेगा आपको, किसी किताब में नहीं आप लोगों को मिलेगा। एग्जामिनर यही चाहता है, ठीक है, कि आप सबसे भिन्न प्रकार से और सबसे अलग प्रकार से अपनी निबंध लिखो। ठीक है, देखो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमने हेडिंग बनाई है और इसमें हम लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का जो शुभारंभ हुआ वो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था। ठीक है, ये हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हेडिंग डाल के हमने डिफाइन किया कि उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए फिर हमने लिखा यहाँ पे, और उसी दिन उसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम अब सभी यही सोचते हैं कि हम अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर की थी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को डिफाइन करना है। यहां तक हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए लास्ट हेडिंग हमने बना दिया उपसंहार। उपसंहार में हमने लिखा, हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया। मेरे प्यारों, जो तीनों निबंध को हमने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया और इतने अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, इसी प्रकार आपको लिखना है, पूरे के पूरे अंक अगर आपको लेने होंगे तो ये तीनों बहुत सरल शब्दों में, अगर एक बार जो वीडियो देखा भी होगा तो उसके दिमाग में सब कुछ मालूम चल गया होगा कि इस प्रकार हमें निबंध को लिखना है। तो मेरे प्यारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।